आमतौर पर जब पहाड़ों पर चढ़ने की बात होती है ना, तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर उभरती है। बिल्कुल। मतलब इंसान की शारीरिक क्षमता, उसका साहस और किसी भी तरह प्रकृति पर विजय पाने की उसकी एक जिद। अब उदाहरण के लिए दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को ही ले लीजिए। हाँ, 8,848 मीटर। सही कहा। वहां तक पहुंचने के लिए लोग सचमुच अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। आज के समय में तो स्थिति ये हो गई है कि एवरेस्ट के शिखर पर बाकायदा ट्रैफिक जैम लगने लगा है। अरे हाँ, ये तो है। व्यावसायिक पर्वतारोहण ने एवरेस्ट को एक तरह से इंसान की पहुंच के भीतर ला खड़ा किया है। मतलब तकनीकी और भौगोलिक रूप से ये अब कोई ऐसा रहस्य नहीं रहा जिसे सुलझाया ना जा सके। बिल्कुल। लेकिन तब क्या होता है जब एक ऐसे पर्वत की बात की जाए जो एवरेस्ट से लगभग 2000 मीटर छोटा है? अच्छा, आप कैलाश पर्वत की बात कर रही हैं? हाँ, हम बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत की। इसकी ऊंचाई सिर्फ 6638 मीटर है। अगर ऊंचाई के गणित को देखें तो एवरेस्ट के सामने ये बौना सा लगता है। सही बात है। लेकिन आधुनिक विज्ञान, बेहतरीन जीपीएस उपकरणों और इतने साहस के बावजूद आज तक एक भी इंसान इसके शिखर पर नहीं चढ़ पाया है। ये पर्वत आज भी पूरी तरह से अजेय है। ये सच में बहुत अजीब है। तो ठीक है, आइए इसे समझते हैं। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम उन तमाम स्रोतों, शोध पत्रों, भूगर्भीय सर्वेक्षणों और प्राचीन ग्रंथों को गहराई से खंगाल रहे हैं जो कैलाश पर्वत मतलब एक ईश्वरीय रहस्य के इर्द गिर्द घूमते हैं। बिल्कुल। हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे एक ही भौगोलिक संरचना आधुनिक विज्ञान के लिए एक अनसुलझी पहेली और करोड़ों लोगों की अगाध आस्था का केंद्र बनी हुई है। देखिए, ये बहुत ही दिलचस्प और गहरा विरोधाभास है। आज जो स्रोत हमारे सामने हैं वे केवल पुरानी किंवदंतियों या सुनी सुनाई बातों पर निर्भर नहीं है। हाँ, विज्ञान भी तो है इसमें। बिल्कुल। हम यहाँ भूगोल, रूसी वैज्ञानिकों के जटिल शोध और मानव मनोविज्ञान के बीच के उन संबंधों को खंगाल रहे हैं जो अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। असल में कैलाश पर्वत सिर्फ पत्थरों और बर्फ का एक विशाल ढेर नहीं है। ये एक ऐसा बिंदु है जहां विज्ञान की सीमाएं खत्म होती प्रतीत होती हैं और एक बहुत ही अलग तरह की ऊर्जा का दायरा शुरू होता है। तो चलिए सीधे इसके उन पहलुओं पर आते हैं जिन्होंने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। अध्यात्म या दर्शन में जाने से पहले मुझे इसके विज्ञान और गणित को समझना है। ठीक है, बताइए। स्रोतों में कैलाश पर्वत को एक्सिस मुंडी कहा गया है। अब एक्सिस मुंडी का मतलब दुनिया का वो केंद्र है जहां आकाश और पृथ्वी का मिलन होता है। मतलब एक तरह की ब्रह्मांडीय धुरी। हाँ, और ये विचार कई प्राचीन संस्कृतियों में मौजूद है। एक्सिस मुंडी को विश्व का केंद्र माना जाता है। लेकिन कैलाश पर्वत के मामले में ये केवल एक प्रतीकात्मक या दार्शनिक विचार नहीं है। अच्छा। बिल्कुल। इसके पीछे हैरान कर देने वाले विशुद्ध भौगोलिक आंकड़े मौजूद हैं। जब हम इन आंकड़ों की गणितीय सटीकता देखते हैं ना, तो विज्ञान भी सवाल पूछने पर मजबूर हो जाता है। हाँ, और वे आंकड़े कोई सामान्य बात नहीं है। स्रोतों के अनुसार अगर उत्तरी ध्रुव से कैलाश पर्वत की दूरी मापी जाए तो वो ठीक 6666 किलोमीटर आती है। एक बहुत ही रहस्यमयी संख्या। बिल्कुल। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगर दक्षिणी ध्रुव से इसकी दूरी मापी जाए तो वो ठीक 2 गुनी है, यानी 13,332 किलोमीटर। अरे वाह! ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसके अलावा इसका इंग्लैंड के मशहूर स्टोनहेंज और दुनिया के कुछ अन्य प्राचीन स्मारकों के साथ एक सटीक भौगोलिक संरेखण या अलाइनमेंट है। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। मेरा मतलब है प्राचीन काल में जब कोई उपग्रह नहीं थे, कोई जीपीएस सिस्टम नहीं था, तो इतनी बड़ी दूरी को इतनी सटीकता से मापना कैसे संभव हो सकता है? ये तो सच में सोचने वाली बात है। नत प्राचीन सभ्यता के मास्टर आर्किटेक्चरल प्लान की ओर इशारा करता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे किसी ने पूरी पृथ्वी का जीपीएस सेट किया हो। देखिए, यहाँ जो बात सबसे अधिक रोचक है वो ये है कि जब प्रकृति इतनी सटीक ज्यामिति दिखाती है, इतनी अचूक दिशाएं और एकदम मापी हुई दूरियां, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे केवल एक संयोग मान लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, संयोग तो नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से जो पहाड़ बनते हैं उनमें इतनी गणितीय समरूपता नहीं होती, और ठीक इसी ज्यामितीय सटीकता ने रूसी वैज्ञानिकों के एक दल को आकर्षित किया था। वो रूसी शोध। हाँ, डॉक्टर एर्नेस्ट मुल्दाशेव के नेतृत्व में जो शोध किया गया
उसके निष्कर्ष पारंपरिक भूविज्ञान की पूरी धारणा को ही पलट कर रख देते हैं। वो रूसी शोध वाली बात तो पूरी तरह से रोंगटे खड़े कर देने वाली है ना? मतलब डॉक्टर मुल्दाशेव का दावा है कि कैलाश पर्वत असल में कोई प्राकृतिक पहाड़ी नहीं, वे इसे एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड मानते हैं। सही कहा। और सिर्फ एक पिरामिड नहीं, बल्कि यह लगभग 100 छोटे पिरामिडों के एक पूरे परिसर से घिरा हुआ है। बिल्कुल। डॉक्टर मुल्दाशेव की टीम ने पर्वत की बनावट और उसकी दरारों का बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया था। प्राकृतिक पहाड़ बेतरतीब और उबड़-खाबड़ होते हैं। हाँ, उनका कोई आकार नहीं होता। सही बात है। लेकिन कैलाश की 4 स्पष्ट आकृतियां हैं जो बिल्कुल एक पिरामिड के फलकों की तरह दिखती हैं। और ये चारों दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम कंपास की सुइयों की तरह एकदम सटीक हैं। बाप रे, इतनी सटीकता! हाँ, इसके अलावा पहाड़ पर जो क्षैतिज रेखाएं या स्ट्रैटिफिकेशन दिखता है, वो ऐसा लगता है जैसे किसी ने विशाल आयताकार ब्लॉकों को एक के ऊपर एक रखकर सीढ़ी नुमा पिरामिड तैयार किया हो। जैसे मेक्सिको या मिस्र के पिरामिड होते हैं? बिल्कुल वैसा ही। ऐसा लगता है कि समय के साथ बर्फ और पत्थरों ने इस ढांचे को एक पहाड़ का रूप दे दिया है। अगर ये सिद्धांत सच है कि ये कोई प्राकृतिक पहाड़ नहीं बल्कि एक प्राचीन कृत्रिम संरचना है, तो इसका सीधा मतलब ये है कि इसे किसी खास मकसद से बनाया गया होगा। बिल्कुल। और शायद यही मकसद वहां जाने वाले लोगों पर पड़ने वाले विचित्र प्रभावों का कारण है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ऐसे? क्योंकि अगर ये एक मशीन या ऊर्जा केंद्र है, तो ये मानव शरीर पर कैसे असर कर रहा है? स्रोतों में टाइम डायलेशन का जिक्र है। हाँ, समय का रहस्य। जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे लगा जैसे मैं कोई विज्ञान कथा पढ़ रही हूँ। लोग बताते हैं कि उनके बाल और नाखून, जिन्हें सामान्य रूप से बढ़ने में करीब 2 हफ्ते लगते हैं, वे कैलाश पर्वत के पास मात्र 12 से 24 घंटों के भीतर ही उतने लंबे हो जाते हैं। ये सच में हैरान करने वाला है। मतलब शरीर अचानक से तेजी से बूढ़ा होने लगता है। क्या आइंस्टाइन का टाइम डायलेशन यहाँ काम कर रहा है? देखिए, यहाँ मैं एक बहुत ही जरूरी तकनीकी अंतर स्पष्ट करना चाहूंगा। हाँ, बताइए। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत वाला जो टाइम डायलेशन है, वो अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण और प्रकाश की गति से जुड़ा है। कैलाश पर जो हो रहा है उसे वैज्ञानिक भाषा में हाइपर एक्सिलरेटेड सेलुलर मेटाबॉलिज्म, मतलब अत्यधिक तेज चयापचय कहा जाना चाहिए। अच्छा, तो ये समय का खिंचाव नहीं है? नहीं, लोग इसे समय का तेज बीतना कह देते हैं क्योंकि परिणाम वही दिखता है, उम्र का तेजी से बढ़ना। तो ये जैविक समय या बायोलॉजिकल टाइम में अचानक आए बदलाव का कारण क्या है? क्या ये सिर्फ अत्यधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी का नतीजा है? नहीं, केवल ऊंचाई और ऑक्सीजन की कमी से नाखून या बाल इतनी तेजी से नहीं बढ़ सकते। तो फिर क्या कारण हो सकता है? देखिए, ऊंचाई पर होने वाली बीमारी या एल्टीट्यूड सिकनेस से थकान या मतली होती है। सेलुलर विकास तेज नहीं होता। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस पूरे क्षेत्र में एक बेहद ही तीव्र और असामान्य चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है। चुंबकीय क्षेत्र? हाँ, मानव शरीर में कोशिकाएं, हमारा तंत्रिका तंत्र और यहाँ तक कि हमारा डीएनए भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। हम समझ रही हूँ। तो यह संभव है कि उस पिरामिड नुमा संरचना के अंदर या नीचे कोई ऐसा ऊर्जा का स्रोत हो जो शक्तिशाली चुंबकीय तरंगे उत्पन्न कर रहा हो, और यह ऊर्जा शरीर की कोशिकाओं के विभाजन की गति को कई गुना बढ़ा देती हो। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही डरावना है। इसका मतलब है कि ये पर्वत मानव शरीर को उसकी जैविक सीमाओं से बाहर धकेल रहा है? बिल्कुल। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये स्पष्ट होता है कि पर्वत अपनी परिधि में किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं कर रहा है। मतलब वो इंसानों को दूर रख रहा है। हाँ, जब पर्वतारोही ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तो उनका सामना सिर्फ खराब मौसम से नहीं होता। कंपास का बेतरतीब ढंग से घूमना शुरू हो जाना इसी चुंबकीय विसंगति का प्रमाण है। हाँ, स्रोतों में इसका जिक्र है। चेतावनी के अचानक भारी बर्फबारी शुरू हो जाना, ये सब संकेत हैं कि वो पूरा ऊर्जा क्षेत्र एक अलग ही विज्ञान पर काम कर रहा है। और शायद यही वजह है कि आज तक कोई इंसान इसके शिखर पर टिक नहीं पाया है। सही कहा आपने। स्रोतों में 11वीं सदी के एक तिब्बती बौद्ध योगी का विशेष रूप से उल्लेख है, मिलारेपा। हाँ, मिलारेपा की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि केवल वे ही इस पर्वत के शिखर तक पहुंचने और जीवित वापस लौटने में सफल रहे थे। लेकिन वापस आकर उन्होंने जो कहा वो एक चेतावनी थी। बिल्कुल। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि जब तक कोई इंसान भगवान के समान पवित्र न हो, उसे उस शिखर पर जाने का दुस्साहस नहीं करना चाहिए। देखिए, मिलारेपा की ये कथा एक गहरा संदेश देती है।
आधुनिक पर्वतारोहण अक्सर पहाड़ों को जीतने, उन पर फतह हासिल करने के अहंकार से प्रेरित होता है। हाँ, एक रिकॉर्ड बनाने की होड़। सही बात है। लेकिन कैलाश का पूरा परिवेश इस अहंकार को ही खारिज कर देता है। यह स्थान विजय प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि आत्मसमर्पण के लिए है। और अगर समर्पण की बात करें तो कैलाश पर्वत का पूरा परिदृश्य, मतलब उसका लैंडस्केप, ऐसा लगता है जैसे किसी ने बहुत सोच समझकर एक संदेश देने के लिए डिजाइन किया हो। आप झीलों की बात कर रही हैं? हाँ, जब पर्वत के नीचे देखा जाता है तो वहाँ 2 झीलें मौजूद हैं। हाँ, और ये दोनों झीलें अपने आप में प्रकृति का एक अचूक रहस्य हैं। एक तरफ मानसरोवर झील है, जो मीठे पानी की है। बिल्कुल, ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित ताजे पानी की झील है। इसका आकार पूरी तरह से गोल है, बिल्कुल सूर्य की तरह। इसे शांति, जीवन और सकारात्मक ऊर्जा का परम प्रतीक माना जाता है। और ठीक इसके बगल में मात्र कुछ किलोमीटर्स की दूरी पर दूसरी झील है, राक्षस ताल, जो एकदम विपरीत है। हाँ, ये पूरी तरह से खारे पानी की झील है। इसका आकार अर्धचंद्राकार है और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस झील में कोई जलीय जीव, मछली या वनस्पति नहीं पाई जाती। बिल्कुल, कोई जीवन नहीं है वहां। यह एक मृत झील है जिसे नकारात्मक ऊर्जा और अशांति का प्रतीक माना जाता है। मैं यहाँ एक तुलना करना चाहती हूँ। ये पूरा परिदृश्य बिल्कुल एक विशाल बैटरी की तरह लगता है। बैटरी? दिलचस्प है। हाँ, जैसे बैटरी में सकारात्मक और नकारात्मक टर्मिनल होते हैं जो मिलकर एक शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण करते हैं। मीठे पानी और खारे पानी की ये झीलें सूर्य और चंद्रमा के आकार, जीवन और मृत्यु का ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है, क्या ये संभव है कि ये दोनों झीलें उस पिरामिड या पर्वत को शक्ति देने वाले प्राकृतिक टर्मिनल हों? ये बैटरी वाली बात बहुत ही सटीक है। मानस सरोवर और राक्षस ताल का ये विपरीत स्वभाव हमें ये सिखाता है कि प्रकृति में और शायद पूरे ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने के लिए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों शक्तियों का होना अनिवार्य है। एक तरह का बैलेंस। बिल्कुल। ये वो द्वैतवाद है जिसके बिना किसी भी तरह की ऊर्जा का प्रवाह संभव नहीं है। लेकिन जब हम प्रतीकों की बात करते हैं तो स्रोतों में कुछ दृश्य चमत्कारों का भी जिक्र है। हाँ, आकृतियों का बनना। कहा जाता है कि जब सूर्य की किरणें कैलाश पर्वत पर पड़ती हैं तो बर्फ, चट्टानों की बनावट और पहाड़ की छाया मिलकर एक विशाल ओम की आकृति बनाते हैं। जी हाँ, ये कई लोगों ने देखा है। इसके अलावा पहाड़ के दक्षिण की तरफ एक बहुत बड़ी दरार है जो नीचे से ऊपर की ओर जाती है और क्षैतिज रेखाओं के साथ मिलकर बिल्कुल एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाती है। अब यहाँ मैं थोड़ी असहमति जताना चाहता हूँ। अच्छा, क्यों? इंसानी दिमाग की एक आदत होती है जिसे विज्ञान में पेरिडोलिया कहा जाता है, मतलब बादलों में चेहरे देखना या बेतरतीब आकृतियों में अपनी पसंद का पैटर्न ढूंढना। हाँ, मनोविज्ञान में इसे पेरिडोलिया ही कहते हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो लोग पूरी आस्था के साथ वहां जाते हैं, उनका दिमाग केवल वही देखना चाहता है जो वे मानते हैं? क्या ये सिर्फ हमारी कल्पना नहीं है? देखिए, ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है और पेरिडोलिया निश्चित रूप से मानव मनोविज्ञान का एक बड़ा हिस्सा है। लेकिन मैं यहाँ असहमत होना चाहूंगा कि ये सिर्फ कल्पना है। अच्छा, तो आप मानते हैं कि आकृतियां सच में हैं? हाँ, जब बात कैलाश पर्वत की आती है तो आकृतियों की ज्यामितीय सटीकता हैरान करने वाली है। दरारों और बर्फ के जमने का जो पैटर्न है वो इतना सटीक है कि वो पेरिडोलिया की परिभाषा से बहुत आगे निकल जाता है। मान सकती हूँ। और चलिए, अगर हम दृश्य आकृतियों को मनोविज्ञान मान भी लें तो हम ध्वनि के भौतिक विज्ञान को कैसे नकार सकते हैं? ध्वनि का विज्ञान? आप उन आवाजों की बात कर रहे हैं जो वहां रात में सुनाई देती हैं? बिल्कुल। हाँ, स्रोत बताते हैं कि रात के सन्नाटे में कैलाश मानसरोवर क्षेत्र में अक्सर डमरू और शंख बजने की स्पष्ट गूंज सुनाई देती है। सही कहा। ध्वनिकी या अकॉस्टिक्स का विज्ञान इसे बहुत अच्छी तरह समझाता है। वो कैसे? देखिए, जब तेज हवाएं किसी विशिष्ट पिरामिड नुमा संरचना और उसकी गहरी दरारों से होकर गुजरती हैं तो पहाड़ की सतहें एक पैराबोलिक एंटेना या ध्वनि परावर्तक की तरह काम करती हैं। ओहो, मतलब वो हवा की आवाज को बदल देती है? बिल्कुल, वे हवाओं को एक विशिष्ट आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी में ढाल देती हैं। ये अकॉस्टिक रेजोनेंस है। ये कोई मतिभ्रम नहीं है, ये विशुद्ध भौतिक विज्ञान है। तो हमारा दिमाग उसे शंख या डमरू समझता है? हाँ, जब ये ध्वनि तरंगे एक खास फ्रीक्वेंसी पर गूंजती हैं तो इंसानी कान उन्हें शंख या डमरू की ध्वनि के रूप में डिकोड करते हैं। ये विज्ञान और आस्था का वो बिंदु है जहां वे एक दूसरे से टकराते नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। ये तो अद्भुत है। मतलब पहाड़ की भौतिक संरचना खुद उन ध्वनियों को जन्म दे रही है। ये स्पष्ट करता है कि क्यों ये स्थान सदियों से
विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लिए एक चुंबक की तरह काम करता रहा है, बन गया है। हिंदू धर्म में इसे ब्रह्मांड के सर्वोच्च देवता भगवान शिव और माता पार्वती का स्थायी निवास माना जाता है। और बौद्ध धर्म में इस पर्वत को डेमचौक का निवास स्थान माना जाता है, जो परम आनंद का प्रतीक है। जैन धर्म के अनुयायियों के लिए ये वह पवित्र स्थल है जहां उनके पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने निर्वाण या मोक्ष प्राप्त किया था। इसके अलावा तिब्बत का एक बहुत ही प्राचीन धर्म है बोन धर्म। वे लोग इस पूरे पर्वत और इसके आसपास के क्षेत्र को सारी आध्यात्मिक और लौकिक शक्तियों का मूल स्रोत मानते हैं। सही बात है। अलग अलग रास्ते, अलग अलग मान्यताएं, लेकिन मंजिल एक ही है। यह एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि क्यों इतने सारे धर्म एक ही पहाड़ की ओर आकर्षित हुए। हाँ, कुछ तो खास होगा। देखिए, जब आप ऐसी किसी विशाल, रहस्यमयी और ऊर्जावान शक्ति के सामने खड़े होते हैं, जहां हवाएं संगीत पैदा करती हैं, जहां समय अलग तरह से व्यवहार करता है और जहां प्रकृति का संतुलन इतनी स्पष्टता से दिखाई देता है, तो इंसान झुक ही जाता है। बिल्कुल। तो मनुष्य के भीतर स्वाभाविक रूप से श्रद्धा उत्पन्न होती है। ये पर्वत इस बात का प्रमाण है कि इंसान हमेशा उस चीज के सामने झुकता है जो उसकी बौद्धिक समझ से परे होती है। तो इस सब का क्या मतलब है? हमने इस स्रोत सामग्री से जो कुछ भी निकाला है वो एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। कैसी तस्वीर? कि कैलाश पर्वत केवल पत्थरों, बर्फ और मिट्टी का एक निर्जीव ढांचा नहीं है। चाहे हम 6666 किलोमीटर वाली सटीक ज्यामिति की बात करें, रूसी वैज्ञानिकों के पिरामिड वाले सिद्धांत की बात करें, चुंबकीय क्षेत्र से होने वाले उस अजीबोगरीब सेलुलर मेटाबॉलिज्म की बात करें, या मीठे और खारे पानी की झीलों के उस दार्शनिक द्वैतवाद की, ये जगह इंसान को उसकी वैज्ञानिक और शारीरिक सीमाओं का बहुत ही स्पष्ट एहसास कराती है। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं। ज्ञान सबसे मूल्यवान तब होता है जब हम इस बात को विनम्रता से स्वीकार करना सीखें कि हम सब कुछ नहीं जानते। बिल्कुल सही कहा। हमारे पास उन्नत तकनीक हो सकती हैं, हम अंतरिक्ष में जा सकते हैं, लेकिन पृथ्वी पर ही कुछ ऐसी शक्तियां, ऐसे ऊर्जा क्षेत्र और ऐसे रहस्य मौजूद हैं जो आज भी हमारी वर्तमान मानवीय बुद्धि की पकड़ से बाहर हैं। बिल्कुल, कुछ रहस्यों का रहस्य बने रहना ही बेहतर होता है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहती हूँ जो शायद उन सभी कड़ियों को जोड़ दे जिन पर हमने बात की है। बताइए, वो क्या है? सोचिए जरा, अगर उन रूसी वैज्ञानिकों का यह दावा सच है कि कैलाश पर्वत वास्तव में एक मानव निर्मित विशाल प्राचीन पिरामिड है, अच्छा, जिसे एक अति उन्नत सभ्यता ने ऊर्जा केंद्र के रूप में स्थापित किया था, तो क्या यह संभव नहीं है कि इसके शिखर तक पहुंचने में पर्वतारोहियों को जो भयानक शारीरिक परेशानियां होती हैं, हाँ, वो दिशाभ्रम और हृदय गति का बढ़ना, हाँ, वो सब, कंपास का खराब होना और अचानक आने वाले बर्फीले तूफान, वो कोई प्राकृतिक घटना या चुंबकीय विसंगति मात्र न हो? तो फिर क्या हो सकता है? क्या ये संभव है कि यह उस अति उन्नत प्राचीन सभ्यता द्वारा स्थापित एक सिक्योरिटी सिस्टम या एक फेल सेफ मैकेनिज्म हो? अरे बाप रे! जिसे जानबूझकर इसलिए डिजाइन किया गया हो ताकि कोई भी साधारण इंसान उस अलौकिक ऊर्जा के मुख्य स्रोत तक ना पहुंच सके और उस महाशक्तिशाली केंद्र से छेड़छाड़ ना कर सके। ओह, ये एक बेहद ही गहरा और नजरिया बदल देने वाला विचार है। अगर ऐसा है तो वो सिस्टम आज भी पूरी तरह से काम कर रहा है। और इसी विचार के साथ हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। जो लोग हमें सुन रहे हैं, अपनी जिज्ञासा को ऐसे ही बनाए रखें और उन रहस्यों पर विचार करते रहें जो हमारे चारों ओर मौजूद हैं। बस हमें उन्हें देखने का नजरिया बदलना होगा।